जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक फिर से लेकर के आ गए बहुत ही अच्छा लेक्चर। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन पढ़ा था और हमने एनाटॉमी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एयर पाथवेज के बारे में पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लंग्स के बारे में, लंग्स के एनाटॉमी के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहली चीज़ लंग्स में आपको पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो है कवरिंग, उसकी लोकेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके पार्ट्स भी होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट लोब्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप नोट्स बनाते रहिए साथ में। देखिए, कवरिंग को, लंग्स की कवरिंग को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये 2 लेयर्स में होता है, ठीक है। 2 लेयर्स में प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के मिडल में प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट। और ये प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? ये एक्चुअली क्या है कि ये जर्किंग या कुल मिला के इसका काम प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये एक आउटलाइन हो गया, ये जो है ये दूसरा, रफली मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये दूसरा आउटलाइन हो जाएगा। मतलब ये 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ फ्लूइड फील्ड होगा इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब अगर लोकेशन की बात करें तो सबसे पहला बात हम लंग्स के बारे में ये लिखेंगे कि मॉर्फोलॉजी और लोब्स को थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में हम लिखेंगे इन दी thoracic cavity enclosed in the rib cage having vertebral column, VC लिख रहा हूं, ठीक है। vertebral column in the back side and sternum in the front, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं। इन दी लंग्स क्या होता है? थोरैसिक कैविटी, हमारे बॉडी में जो हमारा टॉर्सो होता है उसमें 2 कैविटीज होती हैं, ऊपर थोरैसिक कैविटी और नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को एक कह सकते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या मस्कुलर ऑर्गन कह सकते हैं, वो सेपरेट करता है। थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं। वो सेपरेट करता है, कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को, इस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायाफ्राम। इसको बोलते हैं डायाफ्राम। एक सेकेंड, इसको कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम क्या करता है? दिस इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? इट सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो आप ये भी लिख सकते हैं, लोकेशन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि लंग्स इज सिचुएटेड अबव द डायाफ्राम, ठीक है।
and situated above the डायफ्राम। तो ये लोकेशन के बारे में हो गया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो नहीं, मैंने पढ़ाया भी नहीं है। इसके बाद हो सकता है हम स्टार्ट करें स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, लोकोमोशन वाला। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ फ्रंट पे एक बोन होती है, डैगर शेप्ड की बोन होती है, उसको कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। जितने भी रिब्स होते हैं ऐसे ऐसे टर्न होकर के उससे अटैच्ड होते हैं, पूरे 12 पेयर ऑफ रिब्स। आखिरी के 2 पेयर हैंगिंग होते हैं, उनको फॉल्स रिब कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रिब केज में एनक्लोज होता है। बैक साइड पे अगर बनाने की कोशिश, यहाँ पे तो नहीं बना सकते फिलहाल, बैक साइड पर यहाँ पर पीछे वर्टिब्रल कॉलम ऊपर से आ रहा होता है और ये रन बैक करता है पूरा नीचे तक, ठीक है, ये पूरा नीचे तक जाता है वर्टिब्रल कॉलम। और फ्रंट में आपकी स्टर्नम होती है और रिब केज से एनक्लोज होता है, ठीक है। और सिचुएटेड कहाँ है, डायाफ्राम के जस्ट ऊपर इन दी थोरैसिक कैविटी। तो ये थी लोकेशन के बारे में, ठीक। अब अगर आप देखें तो अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ये राइट लंग होगा, ये लेफ्ट लंग होगा, ठीक है। तो इसको मार्क कर देते हैं, राइट लंग, और ये है लेफ्ट लंग, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। तो होता क्या है ना कि राइट लंग जो होता है इसके 3 लोब्स होते हैं। अब हम लोब्स के ऊपर आ गए, ठीक है। 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। अगर लोब्स की बात करें तो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग इज लार्जर, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है लेफ्ट लंग, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आपको कर्व दिख रहा होगा जो इसको थोड़ा सा लेफ्ट लंग को अलग बना रहा है, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अब राइट लंग में होते हैं 3 लोब्स और लेफ्ट लंग में होते हैं 2 लोब्स, ठीक है। इन 2 लोब्स के साथ साथ लेफ्ट लंग में जो आप ये कर्व देख रहे हैं इसको बोला जाता है कार्डियक नॉच, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, कर्वेचर, दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच, ठीक है। कार्डियक नॉच क्या करता है, इट हेल्प्स टू एडजस्ट हार्ट in between the 2 lungs। नीचे का दिख रहा है ना, एक्चुअली ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 3 लूप्स, ठीक है। और कार्डियक नॉच का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू एडजस्ट द हार्ट इन बिटवीन द 2 लंग्स। मतलब हमारे हार्ट जो है ये हार्ट दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए, मतलब वहां स्पेस भी तो होना चाहिए ना हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट का शेप जो है फिस्ट के बराबर होता है, क्लोज्ड फिस्ट। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए ये थोड़ा सा कर्व्ड शेप का होता है लेफ्ट लंग अंदर की तरफ, और उस कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। एंड दिस कार्डियक नॉच हेल्प्स इन, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीचे नहीं दिख रहा था, हेल्प्स इन दी एडजस्टमेंट of heart between the lungs, ठीक है। ये बातें हो गई। अब अगर बात करें सिंपल मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो मॉर्फोलॉजी में आप सिंपल लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं मॉर्फोलॉजी में आप सिंपली लिख सकते हैं, इट इज स्पॉन्जी and muscular and hollow
हॉलो ऑर्गन। ठीक है, मस्कुलर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत ढेर सारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन, ये सारा कुछ होगा। ठीक है, तो ये जनरल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको बताया, लंग्स के बारे में, इसको नोट करिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। एल्वियोलाई और ये ब्रांचेस जो जितने भी होते हैं लंग्स में, ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, रेस्पिरेटरी पाथवे में या एयर पैसेज में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन होता कैसे है, उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा इसको। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो, सोचने वाली बात यह है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टेप्स कौन कौन से हैं रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग से लेकर के पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन तक। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड पे आप कंसिडर कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सेकंड पे आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को रख सकते हैं। और थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप की, तो यहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, बेसिकली अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाए तो ये नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में, जो एयर पैसेज था, जहां से हमने स्टार्ट किया था नोस्ट्रल से होते हुए हम ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से होते हुए एल्वियोलाई तक गए थे। ठीक है, तो वो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है। तो ये पूरा एयर पैसेज के थ्रू गैसेस जो हमने इनहेल किया या एक्सहेल किया, वो ट्रैवल करेंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा उनका थ्रू द एयर पैसेजेस। और इंटरनल रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे सेल्यूलर और टिश्यू रेस्पिरेशन के बारे में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इट कैन बी सेड टू बी टिश्यू रेस्पिरेशन ऑल्सो। तो कुल मिलाकर के हमको ये तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से। इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इरेज करूं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से हम शुरू करेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सबसे पहली चीज ब्रीदिंग कहा जा रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और वी कैन से इट ब्रीदिंग। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक होता है इंस्पिरेशन और दूसरी चीज होती है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। और मैं आपको अगर बताऊं इंस्पिरेशन क्या होता है, फर्दर जाते हैं। इनहेलेशन ऑफ O2 रिच एयर। और एक्सपिरेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर। ठीक है, एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर वो एक्सपिरेशन बोलते हैं। और इंस्पिरेशन क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ O2 रिच एयर। मतलब कुल मिला के हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल कर रहे हैं। ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता कैसे है। ठीक है, इसके होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो है इंक्रीज एंड कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द thoracic कैविटी। मतलब ये दोनों प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड क्या है कि जो थोरैसिक कैविटी है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो एक्सपैंड कर पाए या कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, और इन्हीं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से वो थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को, कैपेबिलिटी टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम को वो इंक्रीज या डिक्रीज कर पाए। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए ये होता है। अब ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम, ये होने के लिए हमारे में, ह्यूमंस में, दो ऑर्गन्स होते हैं। एक का नाम होता है इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरा जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, डोम शेप्ड डायाफ्राम। ये दो ऑर्गन्स जो हैं हमारे में, ये दोनों जो है हेल्प करते हैं थोरैसिक कैविटी को अल्टर करने में। यानी अल्टर करने का मतलब या इंक्रीज करवाएंगे या तो डिक्रीज करवाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, फर्दर अगर देखा जाए तो इंटरकोस्टल मसल, अगर मैं बताऊं इंटरकोस्टल मसल्स, अगर इनके लोकेशन की बात की जाए जिसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दे आर सिचुएटेड between the ribs obliquely। मतलब ये ऑब्लिकली अरेंज्ड होते हैं। जैसे अगर आप इमेजिन कर पाए, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम थी, ठीक है। अब इस वर्टिब्रल कॉलम काफी ब्रॉड सी मैं बना रहा हूँ। इस वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में स्टर्नम था, ये मिडिल वाला स्टर्नम, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो रही है रिब्स, आपकी रिब्स स्टार्ट हो रही है, स्टर्नम में आके मिल रही है, फिर रिब्स स्टार्ट हो रही है, फिर स्टर्नम में आके मिल रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, ऐसा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स, जो आप वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स जो है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, मान लीजिए ये वर्टिब्रल कॉलम, और इसके सामने ये स्टर्नम। तो क्या हो रहा है कि यहां से ऐसे हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहां से ऐसे हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है रिब्स, ठीक है। तो इन दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, इन दो रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है, दिस स्पेस, इट इज फिल्ड बाय द इंटरकोस्टल मसल्स। वहां पे इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, वो ऑब्लिकली प्रेजेंट होती हैं। देखो ये क्या है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको डायगोनल कह सकते हैं, ऑब्लिक भी कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से मसल्स जो है प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ऑब्लिकली, ठीक है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो इनको कहते हैं ऑब्लिक अरेंजमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। तो इन्हीं का यूज करना है हमें पूरा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए। आप इतना नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है, कैसे ये होता है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, हम बाहर से सांस लेते हैं, हमारा थोरैसिक कैविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो साइज ऑफ
thoracic cavity increase। ठीक है, यहां पे क्या है, साइज ऑफ thoracic cavity डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे कैविटी की साइज इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कैविटी की साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान आपको दो चीजों पे, या कह सकते हैं 3 चीजों पे ध्यान देना है। पहला चीज है आपका इंटरकोस्टल मसल्स, जो मैंने अभी आपको बताया 2 टाइप्स के होते हैं और बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है रिब्स के बारे में, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होगी डायाफ्राम होगा, जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, योर रिब्स आर पुश्ड अप एंड फॉरवर्ड। ठीक है, कभी भी आप सांस ले तो इंस्पायर करें अंदर एयर को, तो आप फोकस करिएगा, आप नोटिस करिएगा ये चीज कि आपका जो थोरैसिक कैविटी है वो थोड़ा ऊपर उठ रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है थोरैसिक कैविटी का। ठीक है, बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है, जो एक्सटर्नली इंटरकोस्टल मसल है, वो रिब्स को अप और फॉरवर्ड मूव करने के लिए इंड्यूस करते हैं थ्रू देयर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब रिब्स आर पुश अप एंड फॉरवर्ड, तो थोड़ा सा जो है कैविटी का साइज, थोरैसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा साइड वाइज अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगर दूसरी चीज की बात करें तो डायाफ्राम हमने देखना था। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स को देख लिया, रिब्स को देख लिया, अब हम डायाफ्राम की बात करेंगे। तो डायाफ्राम का क्या होता है, डायाफ्राम जो है पहले क्या था, डोम शेप्ड था, अब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स फ्लैट हो जाता है। ठीक है, डोम शेप्ड था पहले, देखो ऐसे था, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे लंग्स थे 2। अब ये क्या करेगा, ये नीचे ऐसे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा डोम शेप्ड हो जाएगा। डोम शेप्ड हो जाने के कारण क्या होगा, लोअर साइड में जो है कैविटी का साइज या वॉल्यूम कह सकते हैं, वो इंक्रीज करेगा थोरैसिक कैविटी का। ठीक है, तो इस प्रकार डायाफ्राम भी हेल्प करता है थोरैसिक कैविटी के साइज को इंक्रीज करने में। कुल मिलाकर के हमको थोरैसिक कैविटी की साइज को इंक्रीज करना है। अब हाँ, एक और चीज आप देख लीजिए, 2 मसल्स थे ना इंटरकोस्टल मसल्स में, एक्सटर्नल था और इंटरनल था। अगर एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इंटरनल वाला जो होगा ये रिलैक्स करेगा। अभी पूरा बताता हूं क्यों, क्योंकि इंटरनल बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब एक्सपिरेशन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप केवल इतना याद रखें कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिब्स जो है वो अपवर्ड पुश होते हैं, और डायाफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बिकम्स फ्लैट। एज द डायाफ्राम बिकम्स फ्लैट, आगे क्या होने वाला है सोचिए, साइज ऑफ थोरैसिक TH लिख रहे हैं, कैविटी इंक्रीज एंड द लंग्स expands and the lungs expand। lungs expand कर रहा है because the size of cavity is increasing। lungs के expansion के कारण एयर प्रेशर inside the lungs decreases। ठीक है, एयर प्रेशर जो है लंग्स का डिक्रीज कर जाएगा। सोचो जब लंग्स अपना साइज बढ़ा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसके अंदर का स्पेस बढ़ रहा है, तो प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, एयर का प्रेशर, जो पहले से अंदर थोड़ी बहुत एयर होगी उसका प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाने के कारण क्या होगा, एयर फ्रॉम
air from ATM atmosphere enters into the lungs। तो इतना लिखने का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? कुल मिलाकर के हम कर क्या रहे हैं, देख रहे हो? एयर को हम सक्शन के थ्रू अंदर ले रहे हैं, ठीक है। कुल मिला आपको लगता होगा कि आप एयर अंदर ले रहे हैं इसलिए आपका थोरैसिक कैविटी जो है वो बाहर आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में हो क्या रहा है कि आपके इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, जो आपके रिब्स में प्रेजेंट है, रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिब्स को अप और फॉरवर्ड मूव करने के लिए इंड्यूस करते हैं थ्रू देयर कॉन्ट्रैक्शन। देन आफ्टर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम फ्लैट शेप्ड, it becomes flat from there initially they were in dome shaped and the size of thoracic cavity finally increase and due to which the lungs expand। दोनों lungs का expansion होता है और फिर एयर प्रेशर एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एयर प्रेशर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और एयर प्रेशर के कम हो जाने के कारण जो है एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर्स इनटू द लंग्स। तो ये इंस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। अब अगर एक्सपिरेशन की बात करें, जस्ट इसी का उल्टा होता है एक्सपिरेशन। यहाँ पे क्या करना है, थोरैसिक कैविटी की साइज को हमें डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर थोरैसिक कैविटी की साइज को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होगा ये रिलैक्स करेगा और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल विल एक्सपैंड, ठीक है, सॉरी एक्सपैंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर सेकेंड चीज क्या होगी, सेकेंड चीज होगी रिब्स कम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, रिब्स कम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। फिर उसके बाद जैसे ही रिब्स अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, डायाफ्राम विल रीगेन इट्स डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, या आप ये भी कह सकते हैं कि डायाफ्राम विल रिलैक्स, डायाफ्राम विल रिलैक्स, ठीक है, डायाफ्राम विल रिलैक्स। यहाँ पे क्या हो रहा था, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और फ्लैट हो जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, वापस से डोम शेप्ड का हो जाएगा और रिलैक्स कर जाएगा, रिलैक्स करेगा तभी तो डोम शेप का होगा, ठीक है। जैसे ही डायाफ्राम अपने नॉर्मल शेप पे आएगा तुरंत साइज ऑफ thoracic cavity decrease and lungs contract, या lungs को आप लिख सकते हैं कि lungs का साइज डिक्रीज होगा, ठीक है, lungs साइज will be डिक्रीज। लंग का साइज डिक्रीज करेगा, लंग का साइज जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स विल इंक्रीज। भाई देखो अभी ये मैं क्या करूं, एक बलून ले लो, ठीक है, बलून में क्या करो, हवा भर लो और गट्ठी बांध लो, ठीक। अब बलून को मैं जबरदस्ती छोटा करने का कोशिश करूंगा तो क्या होगा, उसके अंदर का जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ेगा, एयर प्रेशर अंदर का बढ़ जाएगा अगर मैं बलून को जबरदस्ती छोटा करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, डायाफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, और आपके जितने भी रिब्स हैं, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल वो एक्सपैंड किए हुए थे, बाद में अपने पोजीशन पे आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लंग्स कुल मिला के कैविटी का साइज डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण लंग्स का साइज भी डिक्रीज कर रहा है। और लंग्स का साइज जब डिक्रीज कर जाता है तो एयर का जो प्रेशर है इनसाइड लंग्स बिकम्स मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ठीक है। तो एयर इज थ्रोन या एक्सपायर्ड, सबसे बढ़िया शब्द होगा एक्सपायर्ड आउट। ठीक है, कुल मिला के ये उल्टा हो रहा है, जस्ट अपोजिट। ये मैक्सिमम लोगों को नहीं क्लियर हो पाता है। ठीक है, आपको बस इतना समझना है, हम पहले से सोचते आ रहे थे कि हम एयर लेते हैं इसलिए हमारा थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करता है इसीलिए हम एयर को ले पाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सक्शन। इसको आप इमेजिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको पहले नोट कर लीजिए, डिफरेंसेस के काम में भी आपके आएगा। क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है ब्रीदिंग रेट एंड गैसियस एक्सचेंज। ये दो छोटे छोटे टॉपिक है। इसके बाद हम सीधे वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं। गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो बेसिकली मैंने आपको ये पहले बता दिया है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के बारे में असल में होता क्या है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन alveoli and the blood capillaries। ठीक है, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है गैसियस एक्सचेंज। अब ये एल्वियोलाई क्या होती है मैंने आपको बता दिया था। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में छोटे छोटे पाउच की तरह, ब्रोंकाई जब ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करती है, ब्रोंक्यूल्स फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करता है, और फिर उसके बाद दे गिव राइज टू एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट को वो बनाते हैं ऐसे एंड में, और फिर ये एल्वियोलर डक्ट ऐसे स्वॉलन पोर्शन टाइप का सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एंड में, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। और इस सैक के अंदर जो है कुछ फ्लूइड्स भरे होते हैं, इस सैक के अंदर फ्लूइड्स भरे होते हैं। इसको और अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, मैंने बता दिया है वैसे ही। अब इस सैक के अंदर क्या होगा कि कुछ फ्लूइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सैक को कहते हैं एल्वियोलर सैक, फ्लूइड को कहते हैं एल्वियोलर फ्लूइड। इस सैक को कहते हैं एल्वियोलर सैक, इसको कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरीके की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का। ठीक है, तो एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कंडीशन टू बी अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि इट शुड बी थिन एंड परमिएबल। दूसरी चीज क्या हो सकती है, इट शुड बी मॉइस्ट। ठीक है, मॉइस्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पर एल्वियोलर फ्लूइड प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये मॉइस्ट होगा। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है फॉर अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, फॉर अ मेम्ब्रेन टू बी अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तीसरी रिक्वायरमेंट हो सकती है आपकी प्रेजेंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सोचो ना, पहले अगर ब्लड कैपिलरीज ही नहीं होंगी तो एक्सचेंज ऑफ गैस किसके बीच में हो पाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैस तो होना ही है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, है ना। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर अ मेम्ब्रेन टू बी अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, अब होता क्या है, इसको अगर यहाँ पर एक ब्लड वेसल बनाया जाए, ये ब्लड वेसल, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल जो है
ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ऐसे डिवाइड होते हुए कैपिलरीज में मतलब एल्वियोलाई तक आती है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी। यहाँ पर क्या होता है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाता है आपके एल्वियोलाई में और ये बाहर निकल जाता है। और जो आपने इंस्पायर किया है, जो आपने इंस्पिरेशन से अंदर ऑक्सीजन रिच एयर लिया है, यहाँ का जो ऑक्सीजन है O2, इट विल कम इनसाइड योर दिस ब्लड कैपिलरी। तो कुछ इस प्रकार का गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये गैसियस एक्सचेंज की बात है। अब अगर हम बात करें ब्रीदिंग रेट के बारे में, ब्रीदिंग रेट, तो ब्रीदिंग रेट कितना होता है जनरली नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग का 16 टाइम्स अ मिनट होता है, 16 टाइम्स अ मिनट, ठीक है। एंड दिस ब्रीदिंग रेट इज कंट्रोल्ड बाय योर मेडुला ऑब्लोंगटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगटा कंट्रोल करता है आपके ब्रीदिंग रेट को, जो कि 16 टाइम्स अ मिनट होता है ऑफ अ जनरल एवरेज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब दिस मेडुला ऑब्लोंगटा इज सेंसिटिव टुवर्ड्स CO2 कॉन्सेंट्रेशन, काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपके ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, जो आपका मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगटा will induce more and more inspiration for maintaining the adequate amount of ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है कंट्रोल हमारे ब्रीदिंग रेट का मेडुला ऑब्लोंगटा के पास। ये आपने देख लिया। और गैसियस एक्सचेंज जो मैंने पहले भी बता दिया था, अभी आपका रिवाइज हो गया है। एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जनरल प्रॉपर्टीज और ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड द एल्वियोलाई, दैट इज द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इसको आप नोट करिए। तो फिर उसके बाद हम वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। पहले आप इसको नोट करिए। तो आइए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड इन नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। आप नॉर्मली जब इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं तो बेसिकली टाइडल वॉल्यूम को आप इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ या अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड or exhaled during normal inspiration or expiration। during inspiration or expiration। and basically tidal volume कितनी होती है, tidal volume is 500 ml अप्रोक्स, ठीक है, 500 ml की टाइडल वॉल्यूम होती है ह्यूमन बीइंग। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को समझते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अगर नॉर्मली इंस्पायर करें नॉर्मली
तो एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद ह्यूमन बीइंग 3 लीटर एक्सेस और ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 लीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम, या टाइडल वॉल्यूम लिखना सही नहीं है, टाइडल वॉल्यूम की जगह हम लिखेंगे ओवर एंड अबव द नॉर्मल इंस्पिरेशन। ओवर एंड अबव द नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, धीरे से जल्दी समझ लीजिए। हम जब नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, ठीक है, एक्सपायर करने का मतलब टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद हम 1 लीटर मोर एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट 1 लीटर इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे 1 लीटर ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपायरेशन आफ्टर a normal expiration. 1 liter of extra expiration after a normal expiration is known as respiratory reserve volume. अब देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, हम इंस्पायर करते हैं फिर एक्सपायर करते हैं, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ एयर हमने इंस्पायर किया है एग्जैक्टली वो अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सपायर नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा एयर जो है हमारे लंग्स में या रेस्पिरेटरी पाथवेज में बचा रह जाता है, दैट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द एयर पैसेज और lungs after full expiration। फुल एक्सपिरेशन कर देने के बाद भी थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर जो लेफ्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम का जो मेनली कितना ml होता है अगर आप ये जानना चाहें तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ये 1500 ml होता है अप्रोक्स, 1500 ml, ठीक है, 1500 ml होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी जस्ट ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब एक नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन का वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, कितना एक्स्ट्रा इंस्पायर आप कर पा रहे हैं आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन जो कि 3 लीटर्स है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना लीटर आप एक्सपायर एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं, दैट इज 1 लीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ लिखें तो जो टाइडल वॉल्यूम है ये आपका 500 ml है, 500 ml, और ये 3 लीटर का मतलब हो गया 3000 ml जो कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, 3000 ml प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज 1000 ml, 1000 ml, and it is equal to 4500 ml। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन लंग, ठीक है। अब देखिए वाइटल कैपेसिटी जो है इसको और रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर मिलाया जाए दैट इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये टोटल लंग कैपेसिटी जो है ये निकालने के लिए हम ऐड करेंगे, वाइटल कैपेसिटी आई है 4500 ml और इसमें हम ऐड करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम जितना बचा रह गया है आफ्टर एक्सपिरेशन, आफ्टर फुल एक्सपिरेशन, तो दैट इज 1500 ml, 1500 ml।
इसको ऐड करेंगे आएगा आपका 6000, 6000 ml ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी, ये था। हाँ, एक और बात आपको बता दिया जाए, यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम जो है बेसिकली हम जब इनहेल करते हैं तो हम 350 ml फ्रेश एयर ही इनहेल करते हैं, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि बाकी का 150 ml कहाँ से आता है, तो बाकी का 150 ml हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में ही रहता है। दैट इज वो क्या होता है, दैट इज डेड एयर, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है 350 ml एंड 150 ml। तो 350 ml क्या है, हम फ्रेश एयर ले रहे हैं, 350 ml इज फ्रेश एयर, और 150 ml इज डेड। मतलब ये हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में ही है कहीं ना कहीं। मतलब ये हम इंस्पायर करते वक्त भी ऐसा करते हैं, एक्सपायर करते वक्त भी ऐसा ही करते हैं। तो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में, आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बेसिकली आपको पढ़ना है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय 2 मेथड्स, 2 तरीके हैं। पहला है सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन और दूसरा मेथड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कुछ तरीके हैं। सबसे पहला है आपका कार्ब एमिनो कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें भी आपका ये सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन आता है, सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन। और यहां पर आपका आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम और बाइकार्बोनेट, HCO3 को बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और यहां पर आएगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है KHCO3, पोटेशियम को K और बाइकार्बोनेट को HCO3, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन, पहली बात तो खाली 1.5% ऑक्सीजन सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन से ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे ब्लड में हमारे प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में ऑक्सीजन कंबाइन करता है, ऑक्सीजन कंबाइंस विथ प्लाज्मा। कंबाइंस की जगह आप ये भी लिख सकते हैं डिजॉल्व्स, एक प्लाज्मा में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है। और फिर उसके बाद ब्लड जहां जहां जा रहा है, जिन जिन सेल्स के पास जा रहा है, वहां पर ये O2 will be transported. So this process is known as simple physical solution method. अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है ना, इसको हम HB से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, दिस इज अनस्टेबल। यहां पर एक अनस्टेबल सा बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। अब ये रेड ब्लड सेल्स ब्लड के साथ साथ जहां जहां पे जाएगी, हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल होता है, ये बना
और फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगी ब्लड थ्रू आउट द ब्लड वेसल, उस ऑर्गन तक ये ऑक्सीजन वापस से, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस से टूटेगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में और देता चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पोर्शन हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में इसी प्रकार से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। केवल 1.5% सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन के थ्रू होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए आगे का, फिर उसके बाद मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बताता हूँ। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन जो है, ये वाला काम प्लाज्मा का होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, कार्ब अमीनो कंपाउंड्स भी जितने भी होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के डेरिवेटिव्स कह सकते हैं आप, ये इसका भी डिसोल्यूशन जो है वो प्लाज्मा के अंदर ही होता है। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिखते हैं प्लाज्मा, मतलब कहने का कि सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन का भी डिसोल्यूशन प्लाज्मा से, कार्ब अमीनो कंपाउंड का भी डिसोल्यूशन प्लाज्मा से, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी डिसोल्यूशन प्लाज्मा से ही होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये फिजिकल वाला जो है, फिजिकल सिंपल फिजिकल, ये केवल 5% कार्बन डाइऑक्साइड को ही जो है ट्रांसपोर्ट कराता है, 5% कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, 10% आपके कार्ब अमीनो कंपाउंड्स कराते हैं, 10% कार्ब अमीनो कंपाउंड्स। ये परसेंटेज याद करना आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नॉलेज भी बढ़ेगी। अभी पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है, ये आपका रेड ब्लड सेल्स में डिसॉल्व होता है, रेड ब्लड सेल्स के कारण इसका जो है ट्रांसपोर्ट हो पाता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, एक और चीज बता दूं, ये 10%, 5%, 15% हो गए। अब पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से, इन दोनों से मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड का 85% ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह देखा जाए तो 100% हो गया। तो इस तरीके से, अब मैंने आपको गैसियस एक्सचेंज बताया था, वहां से ही एल्वियोलाई से आकर के गैसियस एक्सचेंज होता है, और इस तरीके से जो है इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हमारे बॉडी में होते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। अब हम आज के टॉपिक के और इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में हमने 3 टॉपिक्स लिखे थे। पहला था इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो अभी हमने देखा, और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में, जिसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं या इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिकली क्या है बात, यहाँ पर आपके सेल्स के अंदर, पहली बात तो ब्लड में, आपके ब्लड से स्टार्ट करते हैं कहानी। आपके ब्लड में ग्लूकोज होता है। आपके, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, डाइजेशन के पढ़ाने के टाइम पे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, जिसका डाइजेशन हो चुका होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन के बाद आपका ये जो ग्लूकोज बनता है, सिंपल शुगर, ये ब्लड में होता है। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन वगैरह सब हो चुका है। अब दिस ग्लूकोज विल एंटर इनटू योर सेल। सेल के अंदर ये ग्लूकोज एंटर करेगा, और ब्लड जो है ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा दिया। ठीक है, अब ये ब्लड, यही ब्लड क्या करेगा, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो गया, और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एनर्जी। ठीक है,
कुल मिलाकर के अभी हम समझ पा रहे हैं कि ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस काम के लिए होता है। ये मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था एकदम स्टार्टिंग में कि एनर्जी के ही रिक्वायरमेंट के लिए ये पूरा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमें कुल मिला के ये एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का प्रोसेस है, दिस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का प्रोसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड this can be divided into two broad categories or two steps of cellular respiration you can say. The number one, पहला स्टेप आपका है glycolysis and the second one is Krebs cycle. Glycolysis and Krebs cycle. अब इन दोनों के बारे में अगर बहुत ब्रीफली बात करना है तो प्लांट रेस्पिरेशन में भी हमको इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू ही देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस का एक दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं EMP पाथवे। EMP पाथवे, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा था। एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है? एनी कंपाउंड विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, या आप कह सकते हैं इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। जिसको भी डाउट है वहां जाकर के इसको पहले क्लियर करें, फिर उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब ये ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ पे? तो ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट इसका क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस पायरुविक एसिड। अब जरा सा याद करिए कि ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पूरा हो रहा था तो एनर्जी भी बन रही थी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा था और वाटर भी बन रहा था। तो यहाँ पर तो एनर्जी बनी है, एनर्जी बन गई, लेकिन अब यहाँ पायरुविक एसिड कहाँ से आ गया? यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अभी हुआ है ग्लूकोज का। इसका मतलब ये है कि ये पायरुविक एसिड का फर्दर प्रोसेसिंग बाकी है, फर्दर ऑक्सीडेशन बाकी है। तो व्हाट हैपेंस दैट दिस पायरुविक एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब ये देखो, ये सारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेल बनाऊं, आपको पूरा इमेजिन करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए। ये आपका पूरा सेल है। ठीक है, सेल का यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा बड़ा ही बना देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर क्या है कि आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ और ये पायरुविक एसिड में ब्रेक हो गया। एक्चुअली क्या है, देखो ग्लूकोज क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, एंड पायरुविक एसिड क्या होता है? पायरुविक एसिड इज योर 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन का कंपाउंड है। और ग्लाइकोलिसिस के एंड में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, यहां पर अगर लिखें ग्लूकोज 6 कार्बन
कंपाउंड, तो यहाँ पर some amount of energy and 2 molecules of pyruvic acid is released, and this pyruvic acid is 3 carbon compound. इतना क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा क्योंकि एक्चुअली पूरी केमिस्ट्री है ये, तो इन डिटेल हम इसमें नहीं जा सकते, आप क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है और पायरुविक एसिड बनाता है। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, बाहर साइटोप्लाज्म में, और 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन गए और थोड़ी सी एनर्जी भी बन गई। यहाँ पर बार बार न्यूक्लियस को हमें साइड करना पड़ रहा है क्योंकि लिखना बीच में है। ये न्यूक्लियस है आपका, नहीं तो कोई ऐसा ना कहे कि मैंने सेल में न्यूक्लियस नहीं बनाया, वो बेसिक चीजें होती हैं। तो पायरुविक एसिड के साथ साथ बनेगा एटीपी, थोड़ा सा लेस एटीपी, बहुत थोड़ा सा एटीपी बनता है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर CO2 और H2O बनना चाहिए था फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लेकिन बना है पायरुविक एसिड। तो ये पायरुविक एसिड विल एंटर इनटू योर माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आज यहां पर जाके आपको क्लियर होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ये पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है तो इसका सेवरल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया काफी छोटा सा मैंने बनाया है, इसके अंदर लिखा नहीं जा सकता, तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ कि पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू पायरुविक एसिड। ये नीचे का दिख तो रहा है ना, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, न्यूक्लियस को हटा ही देते हैं, आप इमेजिन कर लेना कि न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज प्लस O2, तो मिला है एटीपी और पायरुविक एसिड, एटीपी एंड पायरुविक एसिड, एटीपी मिला और पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, MITO कॉन्ड्रिया, एंड स्टार्ट्स क्या करेगा, अब ये सेकेंड स्टेप, क्रेब साइकिल, स्टार्ट्स क्रेब साइकिल। अब ये क्रेब साइकिल भी बहुत डिटेल में, बहुत बड़ा है, ठीक है, ये आप आगे हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। क्रेब साइकिल में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक, PYRUVIC, पायरुविक एसिड and more amount of energy is produced। तो आप पूरा प्रोसेस समझ पा रहे हैं, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का कितना इंपॉर्टेंट है। ये पहले ब्लड जो है ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को आपके सेल के अंदर ला रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ, पायरुविक एसिड बना, थोड़ी सी एनर्जी बनी, थोड़ी सी एनर्जी से हमें काम चलना नहीं है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। तो ये 2 मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड के बने हैं, दिस विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड विल स्टार्ट क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल से क्या होगा, उस ठीक है, अब सही है। क्रेब साइकिल में क्या होगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा पायरुविक एसिड का और एनर्जी बन जाएगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसको इन डिटेल पढ़ाएंगे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा लेंदी है। ये मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, आपको थोड़ा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप इसको एकदम अच्छे से इमेजिन करके पढ़ें कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे हो रहा है। क्रेब साइकिल की कोई लोकेशन अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या लिखेंगे, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन
ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। अब देखिए एक बात और आपको बता देता हूं, ये क्रेब्स साइकिल में ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है, एनर्जी बनती है, तो यहां पर एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस प्रोसेस के हेल्प से एनर्जी बनती है आगे जाकर के, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्रेब्स साइकिल में इंक्लूडेड है ये क्रेब्स साइकिल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इंक्लूडेड, ETC, ठीक है, हो गया। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, आप इसको अच्छे से नोट करिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं अच्छे से, काफ़ी अच्छा लेक्चर ये रहा और ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इसका ये सेलुलर रेस्पिरेशन का था, ठीक है, जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा। इसका नोट्स आप बनाएंगे और ये डायग्राम जो मैंने छोटा सा बनाया है इसको आप इलेबोरेट करके बनाएंगे, ठीक है। सेल के अंदर इलेबोरेट करके एक डायग्राम बनाएंगे कि आपके सेल के अंदर किस तरीके से ब्लड ने ग्लूकोज को लाया। और आप इसको यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज आया, ब्लड ने उसको सेल में लाया ऑक्सीजन के साथ। पहले यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोले, फिर उसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, उसको हम उसका यूज करके हम पूरी मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर बना पाए, विच विल बी फर्दर यूज इन योर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो नोट्स बनाते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।